इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन हुआ खत्म। आदाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्यिकी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्यिकी के हर एपिसोड में हम आपको साहित्य के अलग अलग विधाओं से रूबरू करवाते हैं, जिसमें परिचर्चाएं और कई कविता पाठ या उस पर जो कहानी का जो मूल स्वरूप होता है उस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वह काफी महत्वपूर्ण है। हम ये कहें कि आज साहित्यिकी के इस मंच पर जिस विषय को हम प्रस्तुत करने वाले हैं वह शायद पहली बार हो, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ दर्शकों, आज हम परिचर्चा करने वाले हैं लघु कथा के बारे में कि लघु कथा का जो सृजन काल है वह कहाँ से आरंभ होता है, उसकी जो मूलभूत जो भावनाएं हैं वो पाठकों को किस तरह आकर्षित करती हैं। जी हाँ दर्शकों, इसी विधा से जो साहित्यिक विधा है जो लघु कथा का, उसके रूप और स्वरूप पर हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम संक्षिप्त जो लघु कथाएं हैं उसका पाठ भी आपको सुनवाएंगे। तो सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं कि लघु कथा की सृजन यात्रा में जो हमारे इस साहित्यिकी के मंच पर आज जो मेहमान पधारे हैं, सिद्धेश्वर जी, ये कवि और लघु कथाकार हैं और इनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और लघु कथा आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही है। और इसके बाद रामयतन यादव जी हैं जो लघु कथा लिखते हैं और अपनी लघु कथा कहानी के सशक्त हस्ताक्षर भी इनको कहा जाता है। और हमारे बीच राजप्रिया रानी हैं जो युवा लेखिका हैं और ये भी लघु कथा पर अपनी स्पष्ट जो दृष्टि है वो और बेबाक जो राय है उस पर अपनी कलम चलाती हैं और उसे हमारे पाठकों के सामने प्रस्तुत करती हैं। तो सबसे पहले हम सिद्धेश्वर जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय है इसमें लघु कथा एवं कहानी में जो हम लोग अंतर समझना चाहें तो उसे आप किस रूप में देखते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आज अक्सर लघु कहानी और लघु कथा दोनों को लोग एक ही विषय समझ जाते हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। लघु कहानी जो है वो कहानी का ही छोटा रूप है, लेकिन लघु कथा जो है वो कहानी का छोटा रूप नहीं है, बल्कि वो एक बिल्कुल नई विधा बनी है और वह किसी घटना विशेष की एक दिन काल दोष हो जाए यदि हम दूसरे दिन का उसमें जिक्र करते हैं, तो किसी एक दिन की एक घटना का एक प्रसंग उसमें उसमें लिखी जाती है और उस पर अंत जो होता है, कहानी में जैसे जो अंत होता है उसमें पाठक को निष्कर्ष दे दिया जाता है, लेकिन लघु कथा का जो अंत होता है वो इस बिंदु पर छोड़ दिया जाता है, इस चरम बिंदु पर छोड़ दिया जाता है कि पाठक वहां से सोचना आरंभ करता है। ये लघु कथा और लघु कहानी में अंतर है। और लघु कथा 500 से 1000 शब्दों से आसपास में लिखी जाती है, उससे अधिक नहीं, इसमें घटनाएं भी अधिक नहीं होती। जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रामयतन यादव जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय है, जो वर्तमान परिवेश है, सोशल मीडिया का सदौर है, तो इसमें जो लघु कथा की जो प्रासंगिकता है उसे आप कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, साहित्य की जो भी विधाएं हैं, सभी विधाएं अपनी अपनी समय के अनुसार अपनी अपनी प्रासंगिकता के साथ ही सामने आती हैं और वो पाठकों से अपना संपर्क बनाने में कामयाब होती हैं। तो साहित्य में निरंतर एक प्रकार से प्रयोग होता रहता है और यह प्रयोग कभी कभी बहुत भी सार्थक रूप में सामने दिखाई पड़ता है। अब जहां तक लघु कथा की बात है तो लघु कथा साहित्य की कोई नई विधा नहीं है। हम जितने भी अपने प्राचीन ग्रंथ को देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी जो कथाएं हैं वह भी लघु कथा का ही एक रूप है, लेकिन
समयगत समय की जरूरत के हिसाब से आधुनिक हिंदी साहित्य में जब लघु कथा का आंदोलन आरंभ हुआ तो इसमें हमारे समय के जो ज्वलंत सवाल हैं, जो ज्वलंत प्रश्न हैं, जिनसे हमारा जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा राजनीतिक जीवन प्रभावित हो रहा है, उन तमाम स्थितियों को हम अपनी लघु कथाओं में, हम लघु कथाओं के माध्यम से सहेज कर बहुत ही प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास करते हैं। और आज अगर इसकी प्रासंगिकता की बात है तो साहित्य की यह एक ऐसी विधा है जो पूर्ण रूप से प्रासंगिक है और इसकी लोकप्रियता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है और बहुत संख्या में इसके पाठक आज इससे जुड़े हैं, क्योंकि लघु कथा क्षण विशेष की घटना का को जिस जिम्मेवारी से आज निर्वाह कर रही है या जिस जिम्मेवारी के साथ वो प्रस्तुत अभिव्यक्त कर रही है, वह अभिव्यक्ति लोगों को प्रभावित करने में सक्षम है। जैसा कि आपने कहा, हमारे जो पौराणिक जो थाती है हमारी, जी जी, तो उसमें भी लघु कथाओं का जिक्र है। संक्षेप में छोटी छोटी कथाएं भी हमें और या पाठकों को आकर्षित करती रही हैं जी, और पाठक पूरे मनोभाव से और जोर से और मन से उसे ग्रहण करने में, आत्मसात करने में पूरी तरह से तल्लीन भाव अपना रखते हैं, उसी को परिष्कृत रूप जी। तो इसी कोशिश में राजप्रिया रानी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज के जो पाठक हैं, तो जैसा कि सब कुछ जल्दी में करने की प्रवृत्ति जो जगी है या सब कुछ जल्दी में पा लेने की जो प्रवृत्ति है, उसको भी हम प्रमुखता से लेंगे यहाँ पे। तो पढ़ने की भी प्रवृत्ति कि हम जल्दी से, हम शुरू से लेके अंत तक, आरंभ से अंत तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में जो लघु कथा का पाठक है, वह आज के संदर्भ में वह कहाँ है और अपने को कितना उससे जोड़ पाता है? देखिए, आज के मशीनी इस युग में, आधुनिक युग में इतना भागम भाग वक्त, सबके पास इतना समय नहीं है कि लंबी कहानी पढ़े। इसके लिए आप लघु कथा, इसीलिए सबको, हर पाठक को पसंदीदा होता है, क्योंकि लघु कथा में एक जो अंत होता है बहुत चौंकाने वाला होता है और बहुत संक्षिप्त आकार होता है इसका, और सोच समझकर हर भाव को, हर शब्द को इसमें पिरोया जाता है, ताकि वो जो एक जो क्षण होता है उसमें वो पूरी तरह से वो निचोड़ आ जाए, है ना। तो लघु कथा आज के इस युग में बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है, जो चलन इसका बहुत ज्यादा है और इसीलिए सबको, आज के पाठक को बहुत पसंद है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लघु कथा का जो स्वरूप है वह पाठकों को निश्चित रूप से आकर्षित करती है। ज्यादा जो लंबी कहानियां होती हैं उससे थोड़ा उबाऊपन महसूस करते हैं। ऐसे में जो लघु कथा का रूप और स्वरूप है, तो आरंभ से, जैसा कि मैंने कहा कि आरंभ से अंत उनको ज्यादा आकर्षित करता है कि कहानी का जो कथन भाव है वो कितना स्पष्ट और दृष्टिगोचर पूर्ण रूप से हमें प्रभावित करता है। एक बैठक को पढ़ लेता है। जी जी। तो सिद्धेश्वर जी, आपसे फिर ये भी हम जानना चाहेंगे कि अभी के समय में जो लघु कथा सृजन की यात्रा है, उस पर आपकी क्या राय और विचार है? देखिए, उसको भी हम अपने दर्शकों आज लघु कथा सृजन यात्रा की जो बात है जी, तो ये 7वें दशक से ही आरंभ हो चुकी है, जिसमें कमलेश्वर जी सारिका में कहानी कथा लोक कथा विशाख प्रकाशित किए थे, तो उस समय चर्चा केंद्र में थी। और यह खुशी की बात है कि हमारा जो बिहार है, ये लघु कथा के रूप में पूरे देश में जानी जाती है कि लघु कथा का आंदोलन यहीं से डॉक्टर सतीश साहब पुष्करना जी थे और उनकी देखरेख में हम थे, रामयतर यादव थे, फतवा में इसका आयोजन किए थे। वहां से जो सृजन यात्रा आरंभ हुई वह अब पूरे देश में फैल गई है और यह सृजन यात्रा सतत गतिशील है। आज पहले के रचनाकार तो खूब अच्छी अच्छी लोक कथाएं लिखी ही हैं, वह धरोहर बन गई है। आज भी कई नए रचनाकार सृजन की ओर मुड़ गए हैं। कविता कहानी जो लिखते थे वो लोक कथा की ओर आकर्षित हो गए हैं। कारण क्या है कि जैसा कि राजप्रिया रानी ने और रामयतर ने कहा कि लोक कथा जो है, आज पाठक इस व्यस्त समय में भी और कुछ पढ़े ना पढ़े, लोक कथा जरूर पढ़ लेता है, छोटे आकार होने के कारण। और इसका प्रभावकारी ढंग भी ऐसा होता है ना कि अंत होते होते आदमी सोचने को विवश हो जाता है और बहुत मार्मिक अंत होता है और पाठक उसे छोड़ नहीं पाता है। यह जो सृजन यात्रा है वो यहाँ से, बिहार से, लोग जानते हैं कि लोक कथा का आंदोलन बिहार से जो आरंभ हुआ पूरे देश में फैल गया। आज पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में लोक कथा ही एकमात्र ऐसी विधा है जो सबसे अधिक पढ़ी और लिखी जा रही है।
जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे रामेतन जी की जो ग्रामीण परिवेश है, जी जी, तो ग्रामीण परिवेश के भी जो नवोदित लेखक लेखिकाएं हैं वे भी लघु कथा के क्षेत्र में अपना भविष्य आजमा रहे हैं या उनकी भी नई नई रचनाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। ऐसे में आपका क्या मानना है कि बिहार से जो नवोदित जो लेखक लेखिकाएं हैं वो इसमें लघु कथा के क्षेत्र में कितना प्रभाव डाल रहे हैं, कितना प्रभावकारी है उनका सृजन? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि संरचना की दृष्टि से यह एक लघु आकारीय विधा है संरचना की दृष्टि से, लेकिन अपने लघु आकारीय वजूद के बावजूद लघु कथा जी आज के भागम भाग वाली स्थिति में भी पाठकों के भीतर साहित्य के आस्वाद को बनाए रखने में एक सक्षम विधा साबित हो रही है। पहले जहां आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि आज नए जो लेखक हैं इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये मैं बताना चाहूंगा कि आज से कुछ बरस पहले जब कोई साहित्य के क्षेत्र में आता था तो उसकी सबसे प्रिय विधा होती थी कविता। कविता के द्वारा ही वो साहित्य में प्रवेश करता था। आज थोड़ी सी स्थितियां बदली और आज जो नवोदित लेखक हैं, जो नए रचनाकार हैं, उन्हें यह विधा आकर्षित करता है। पत्र पत्रिकाओं में, विभिन्न प्रकाशन माध्यमों में जब वह चीजों को देखता है तो उसे लगता है कि छोटी सी भी बहुत कम समय में भी हम अपनी बात बहुत ईमानदारी से रख सकते हैं और लेखकों को और लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए नए जो ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र का है, जो भी नवोदित लेखक हैं, जो नए रचनाकार हैं, जो इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी प्राथमिकता होती है कि वो लघु कथा से अपना आरंभ करते हैं। इसलिए आप आज विभिन्न समाचार पत्रों में जो नए लेखकों की चीजें छपती है तो वो लघु कथा के रूप में ही छपती हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि क्षण विशेष की घटना को हम बहुत जिम्मेवारी से इसमें रखते हैं। तो आपने बहुत ही उचित बात कही। तो इसी संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हुए सिद्धेश्वर जी आपसे गुजारिश करेंगे कि आपकी जो लघु कथाएं हैं उसको हमारे पाठकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। जी जरूर, यह तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं हाल में ही लिखी गई एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत स्वागत। और लघु कथा का शीर्षक है पाप और पुण्य। शीर्षक है पाप और पुण्य। प्रयागराज की ओर जा रही गाड़ी में दो मित्र अचानक मिले तो हाल चाल पूछने लगे, प्राणेश तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों बाद भेंट हुई है तुमसे। मैं तो प्रयागराज जा रहा हूँ महाकुंभ का स्नान करने। और तुम कहाँ जा रहे हो रमेश? मैं तो प्रयागराज जा रहा हूँ महाकुंभ का स्नान करने। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी प्रयागराज ही जा रहा हूँ महाकुंभ का दृश्य देखने। प्राणेश थोड़ा अचरज हुए, उसे घूरते हुए कहा, महाकुंभ का दृश्य देखने? वहां देश भर के लोग पहुंच रहे हैं गंगा स्नान करने ताकि उनके किए गए पाप महाकुंभ में स्नान करके धुल जाए। थोड़ा रुक कर वह आगे बोला, भाई हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, जाने अनजाने हमसे पाप हो ही जाया करते हैं। इसलिए अपने पाप को धोने के लिए महाकुंभ का या किसी भी गंगा का स्नान बेहद जरूरी है मित्र। जाने अनजाने पाप तो मुझसे भी हुआ होगा, मगर मैं अपने कर्मों से उस पाप को धोने का प्रयास करता हूँ, गंगा स्नान करने से नहीं। किसी भी इंसान का पाप सिर्फ गंगा स्नान करने से धुल जाता है क्या? बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे जो स्नान कराया, मैं उसी स्नान का कर चुका रहा हूँ अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करते हुए। मगर बुरा मत मानना दोस्त, तुम तो अपनी शादी में दहेज कम मिलने के कारण अपनी पत्नी को दिन रात प्रताड़ित करते हो। अपनी वकालत में भी पैसे के बल पर सच को झूठ और झूठ को सच करते हो। छक कर मांसाहारी भोजन करते हो। और तो और भगवान तुल अपने माँ बाप को तुमने वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है। अब रहने भी दो यार, तुम दोस्त हो, इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इसलिए तो महाकुंभ जा रहा हूँ ताकि मेरा सारा पाप गंगा स्नान करने के बाद धुल जाए। वाह, बहुत सुंदर। आपकी जो ये लघु कथा है इसमें बहुत ही गहरे भाव हैं और जो कथानक का स्वरूप है वह भी हमें एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ती है कि हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि पाप पुण्य की जो परिभाषा है उसमें हम तैरने और तैर करके उस आरंभ से अंत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हमारा मूल कर्तव्य मानवीय जीवन का क्या है।
और इसी कोशिश में और इसको आगे बढ़ाते हुए रामेतन यादव जी, आपकी जो कोई लघु कथा है जी जो तो उसको भी हम अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बाबूजी घर चलिए। जी स्वागत। ओल्ड हाउस की औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात उसने एक ठंडी आह भरी। फिर अपने 10 वर्षीय पुत्र, जो उस समय अपने दादा की उंगली पकड़कर खेलने में व्यस्त था, को अपनी तरफ खींचती हुई बोली, बेटा अब घर चलो, दादाजी को तंग मत करो। बेटे ने उत्सुक भाव से अपनी मां को देखा और पूछा, मां, दादाजी हमारे साथ नहीं चलेंगे क्या? नहीं नहीं, आज से वो यहीं आराम से रहेंगे। यह बड़ा सा घर बूढ़े बूढ़ियों के लिए ही बना है बेटा। बच्चे की आंखों में जिज्ञासा के भाव उगाए। उसने पूछा, तो क्या तुम भी जब बूढ़ी हो जाओगी तो यहीं आ जाओगी मां? और पापा भी? चुप कर, मां ने डांटा, ऐसी गंदी बात मत कर। फिर दादाजी के लिए तुमने गंदी बात क्यों की मां? वह निरुत्तर सा कुछ पल बेटे को अपलक देखती रही, फिर एक झटके से पीछे मुड़ी और तीव्रता से ओल्ड हाउस के अंदर गुमसुम उदास बैठे अपने ससुर के पैरों पर गिरकर बोली, बाबूजी घर चलिए। बहुत अच्छा। और बहुत ये आपकी जो लघु कथा है, इसमें जो पश्चाताप के जो भाव हैं वह हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश करते हैं कि वही जैसा कि सर ने, सिद्धेश्वर सर ने कहा कि जो इनकी कहानी की जो मूल भाव थी उसी को आपने आगे बढ़ाया है कि जो मानवीय जीवन का कर्तव्य है उसे हम भूल करके पुण्य और पाप की जो परिधि है उसमें हम उसको हम ढूंढने में लगे रहते हैं। और राजप्रिया रानी जी, आपकी भी लघु कथा का हम स्वागत करेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए जरूरी और एक शिक्षाप्रद है। जी 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 स्वागत। तो मैं अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है चरित्र निर्माण कोर्स। स्वागत। एक महाविद्यालय के परिसर में प्रथम सेशन के दाखिले के लिए लंबी सी कतारें लगी हुई थी। अलग अलग विभागों के फॉर्म छात्रों द्वारा भरे जा रहे थे। एक अभिभावक बड़े व्याकुल भाव में वहां उपस्थित एक क्लर्क महाशय से पूछा, सर विज्ञान विभाग का या कला विभाग में फॉर्म कौन सा स्ट्रीम मेरे बेटे के लिए सबसे बेहतर होगा? अभिभावक पिछले परिणाम पत्र आगे कर दिया। ये आप और आपके बच्चे पर निर्भर है। अपने बच्चे के लिए कैसा भविष्य चाहती हैं ये तो आप ही बताएंगे ना। चौंकते हुए पूछा, मतलब? मेरे कहने का अर्थ है व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर या राजनीतिक, कौन सा स्ट्रीम चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं अपने बेटे को? एक जेंटलमैन बनने के लिए किसी भी क्षेत्र में मेहनत करना जरूरी होगा। सर मैंने कई जेंटलमैन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को ही गलत और विभत्स कार्य करते हुए देखा है। यह तो घर से मिले संस्कार पर निर्भर करता है। हर माता पिता बच्चे को अच्छे संस्कार तो देते ही हैं, लेकिन एक पल की मौन के पश्चात वो अभिभावक ये कहा कि मैं समझ गया जी, मैं समझ गया। अंततः एक अटल निर्णय पर पहुंचकर अभिभावक दोबारा आग्रह किया, बस इतना बताइए कि चरित्र निर्माण कोर्स के लिए किस महाविद्यालय के किस विभाग में मेरे बेटे को दाखिला दिलाया जाए? क्लर्क के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी बिखर गई। चरित्र निर्माण कोर्स? जी सर, जहां मेरा बच्चा जेंटलमैन ना बल्कि महान पुरुष कहलाए। धन्यवाद। जी बहुत ही सार्थक है आपकी ये लघु कथा। हमें हमारे जो बच्चे हैं जो घर में हैं उनको इस तरह से संस्कार देने के लिए प्रेरित करता है कि उस संस्कार से
जो मानवीय जीवन जी, है बिल्कुल। और जिसका मानवीय जीवन के जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर हो। और रामेतन यादव जी, आपसे भी दूसरी जो आपकी जो लघु कथा है जी। जो प्रेरणादायक हो, उसका भी हम स्वागत करेंगे सर। मेरी दूसरी जो ये रचना है, इसका शीर्षक है जिंदगी। जी। उसके पास कई तरह के जहरीले सांप थे, जिन्हें लोगों के सामने नचाकर वो अपने कुनबे का भरण पोषण करता था। एक दिन किसी तमाशाई ने आशंका जाहिर की, अरे तुम्हें डर नहीं लगता क्या, जो पीठ पर मौत की पिटारी लिए घूमते हो, कहीं डस लेगा तो? सपेरा क्षण भर को मुस्कुराया, बोला, तो मुझे कुछ नहीं होगा बाबूजी, क्योंकि यह असली गेहूं नहीं है। फिर एक लंबी सांस खींचकर उसने अपनी बात पूरी की, असली गेहूं तो हमारी गरीबी है, जो हमें रोज डसती है। इतना बोलकर उसने जहरीले सांप के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, यह तो हमारी जिंदगी है बाबूजी, जिसे पीठ पर लिए फिरता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी यह कहानी निश्चित रूप से हमें और हमारे समाज को ये ताकीद करती है कि जो हमारा मूलभूत कर्तव्य है और जिसके लिए हम हमेशा उसको पाने के लिए लालायित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने इंसानियत को ताक पे रख के हम उस चीज को पाने के लिए नहीं कोशिश करें, ताकि हम खुद शर्मसार हो जाएं। और जो सिस्टम है उसमें कदम ताल मिला करके हम चलने का प्रयास करें, यही जीवन की सार्थकता है। आपसे भी मैडम, जो आपकी एक लघु कथा जो संक्षिप्त हो, उसके जो भाव हैं जो प्रेरणादायक हो, उसका भी हम स्वागत करें। जी जी बिल्कुल। मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है दर्द में भीगा पत्र। जी, स्वागत। बाबूजी, मैं मीनाक्षी के साथ बाजार जा रहा हूँ, आपको अपने लिए कोई सामान मंगवाना हो तो बता दीजिए, लेता आऊंगा। नहीं बेटे, तुमने कोई कमी ही कहाँ छोड़ी जो मांगना पड़े अपने लिए। आंखें झुकाए पिताजी बोले, फिर भी गर्मी पहनने के लिए सिंगल बंडे लेता आऊंगा, आग्रह करते हुए तभी दोबारा अपनी बात रखी। नहीं बेटे, तेरी माँ मरने से पहले शादी की 50वीं सालगिरह पर ये बंडे उपहार के रूप में मुझे दी थी, जिसे आज भी बहुत सहेज कर पहनता हूँ, दूसरे की जरूरत ही नहीं अभी। बाबूजी, चप्पल लेता आऊंगा। घिस गए हैं, बहू भी अपनी ओर से आग्रह की। नहीं बहू, अभी तो चप्पल 4-5 जोड़ी है, अभी इसकी आवश्यकता ही नहीं, निश्चिंत रहो, जाओ तुम लोग घूम आओ, कुछ खाने को ले आओ, ठंडा वगैरह। नहीं बेटे, क्या आप अपनी जिद कर ही रहे हो तो लो, यह मुझे चाहिए, कहते हुए बाबूजी डायरी से एक कागज बेटे के हाथ में थमा दी। ठीक है बाबूजी, मॉल से लेता आऊंगा। गाड़ी में बैठने से पहले बहू पिछली चिढ़ती हुई बोली, वैसे तो बाबूजी को कुछ नहीं चाहिए थी, मगर आपने जिद की तो लंबी लिस्ट थमा दी, जैसे हमने महीनों से कुछ उनको दी ही नहीं। उनके भी नाटक कम नहीं है। अरे किसी चीज की जरूरत होगी, लेकिन संकोच बस नहीं बोलते। देखो तो जरा लिस्ट में। अच्छा, मार्केट पहुंच कर देखूंगा। पत्नी के संग जब रवि अपनी जरूरत के सारे सामान लेकर मॉल से निकला तो पिता की लिस्ट पर याद आई। अनायास ही आंखों से आंसुओं की धार निकल आई जब लिस्ट को पढ़ा, जिसे देख बहू ने वह लिस्ट पकड़ ली जिसमें लिखा था, बेटा याद करो, कितने महीने पहले तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाए, इधर उधर की बातें शेयर किए। मैं आज भी तेरी उम्मीद में रात 11 बजे तक जागता हूँ कि कभी तो रवि मेरे पैर दबाने बहाने मेरे समीप बैठेगा, अपनी व्यस्तता शेयर करेगा। मैं आज भी सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ ताकि मॉर्निंग वॉक के बहाने कहीं अपने बच्चे को पार्क में मुलाकात हो जाए, बच्चे से पार्क में मुलाकात हो जाए और अपने दर्द शेयर कर सकूं। बाकी सब बेहतर है, बस यही मेरी इच्छा थी। बहुत ही ये लघु कथा निश्चित रूप से मार्मिकता से लबरेज है और हमें इस बात से भी आगाह कराती है कि जो हमारा और अपने माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी हम बखूबी समझें। इसके लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जैसा कि लघु कथा का जो रूप और स्वरूप है, उसके जो संदर्भ हैं
तो हमें प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, हमें हमारे संस्कार को पुष्टित करने की भी प्रेरणा देते हैं। कहानी, लघु कथाएं या कविताएं, जो भी साहित्यिक विधाएं हैं, हमें निश्चित रूप से हमें एक जो मानवीय जो हमारे संस्कार हैं उसको एक नई ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये सब रूप से आज का ये हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और आज साहित्यिकी के